नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में आज पढ़ेंगे गौर वंश या संसवानी वंश को। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था, जो बात की थी मुख्य रूप से महमूद गजनवी की, और जो किस वंश का था, यामनी या गजनी वंश का था। तो हम लोगों ने जाना था कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 अटैक किए, और इन 17 अटैक के बाद भारत में उसने गजनी वंश की स्थापना की, या उसी को कहा गया यामनी वंश। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किए थे, जिसमें बेहिंद सेकंड का युद्ध, बेहिंद फर्स्ट का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1001 में। जबकि बेहिंद सेकंड का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1008 में। राजा कौन था, तो आनंद पाल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लोगों ने कवर किया था वो ये था कि सोमनाथ मंदिर पर 1125 में अटैक करता है कौन, महमूद गजनवी, और अकूत संपत्ति कह सकते हैं, सोना और हीरे जवाहरात लूट कर ले जाता है सोमनाथ मंदिर से। जहां पर ये जो मंदिर था, ये कहाँ था, तो गुजरात में। और यहीं पर भीम फर्स्ट की क्या होती है, हार। और इस तरह से ये महमूद गजनवी के द्वारा 16वां अंतिम आक्रमण होता है, या सेकेंड अंतिम आक्रमण कहा जा सकता है, और 16वां आक्रमण। साथ ही साथ 17वां जो अटैक किया था इसने, जाटों के विरुद्ध किया था, और उसमें भी सफल हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने 17 अटैक के बारे में समझा था, और यहाँ से हम लोगों ने अच्छे प्रश्नों को कवर किया था। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानते हैं गौर वंश, या इसी को कहा जाता है संसवानी वंश। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना, इस वंश का संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन गयासुद्दीन मोहम्मद शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गौर वंश या संसवानी वंश की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन शाम ने। याद रखना, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन शाम ने गौर वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी गजनी। 1163 की अगर बात करें तो 1163 ईस्वी में गजनी का शासक कौन बनता है, तो गजनी का शासक बनता है, गजनी का शासक मोहम्मद बिन शाम बनता है। मोहम्मद बिन शाम। गजनी पर किसकी स्थापना हो चुकी है, तो गजनी पर मोहम्मद बिन शाम की स्थापना हो चुकी है, और 1163 में शासक बनता है गजनी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद बिन शाम जो है ये मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई, मोहम्मद मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई। याद रखना है दोस्तों, मोहम्मद गोरी के बड़े भाई का क्या नाम है, तो मोहम्मद बिन शाम है। और 1163 में सत्ता गजनी डायनेस्टी की कौन संभालता है, तो ये संभालता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मोहम्मद बिन शाम किसका बड़ा भाई है, तो ये मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई है। सेकंड बात करें, मोहम्मद गोरी 1173 में, 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है कौन, तो गजनी की गद्दी पर बैठता है इस बार मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी को शासन में गद्दी पर कौन बैठाता है, तो इसका बड़ा भाई मोहम्मद बिन शाम। कहा जा सकता है कि मोहम्मद शाम अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए इसने सत्ता जो होती है अपने छोटे भाई को गजनी का शासक बना देता है। अब सबसे खास बात है कि तुर्क सत्ता का संस्थापक, भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है, भारत में तुर्क सत्ता का तुर्क सत्ता का संस्थापक, भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक जिसे कहा जाता है वो क्या है, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। गोरी पहली बार, भारत पर गोरी का प्रथम आक्रमण, भारत पर गोरी का प्रथम आक्रमण, गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया दोस्तों, तो ये जो इसने किया था 1175 में। कब, 1175 में होता है मुल्तान के करमार्थी शासक के विरुद्ध।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो ये हुआ था 1175 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध हुआ था, तो मुल्तान के करमार्थी शासकों के विरुद्ध हुआ था। इस तरह से जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य को आगे ले जाना या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण कब किया, तो 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान के करमार्थी शासक के विरुद्ध में। सेकेंड जो युद्ध सेकेंड युद्ध की बात करें तो सेकेंड जो युद्ध किया था इसने मोहम्मद गोरी ने 1178 में किया, 1178 ईस्वी में गुजरात। दूसरा इसका आक्रमण किस कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। और इसे ये जो यहाँ पर एक मैदान होता है उसे बोलते हैं कसद का मैदान, कसहद का मैदान, याद रखना, कसद का मैदान। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है, ये जो जगह थी ये आबू पर्वत के निकट, किसके निकट, आबू पर्वत के निकट, आबू पर्वत के निकट। देखिए जो मोहम्मद गोरी ने दूसरा भारत पर जो अटैक किया है वो कहाँ किया, गुजरात में। और यहाँ पर अब शासक कौन है, तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, गुजरात का शासक होता है भीम सेकंड। नाम याद रखना, भीम सेकंड यहाँ पर क्या होता है, गुजरात का शासक होता है। इसका एक और नाम है मूल राज सेकंड, मूल राज सेकंड। अब जो यहाँ पर युद्ध है वो किसके विरुद्ध होता है, भीम सेकंड के विरुद्ध। और किस मैदान में, तो कसद के मैदान में, जो किस पर्वत के निकट है, आबू पर्वत के निकट है। और मोहम्मद गोरी को यहाँ पर क्या मिलती है, हार मिलती है। गोरी यहाँ पर पराजित होता है भीम सेकंड से। और भीम सेकंड इसको क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। भीम सेकंड किसको बंदी बनाता है, तो मोहम्मद गोरी को बंदी बनाने के बाद भीम सेकंड की माँ, भीम सेकंड की जो माँ होती है उसके कहने पर, माँ के कहने पर ये छोड़ देता है किसको, तो गोरी को। तो भीम सेकंड की माँ नायिका देवी के कहने पर किसको छोड़ा जाता है, तो मोहम्मद गोरी को छोड़ा जाता है। इस तरह से मोहम्मद गोरी की यहाँ पर क्या होती है, हार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये युद्ध काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कौन करता है, भीम सेकंड करता है। ये भीम सेकंड इसको मार देता गोरी को, तो शायद आने वाले समय में बहुत सारे युद्ध ना होते और भारत भारत में आगे, जो कहने का मीन्स क्या है, गौर वंश है ये आगे नहीं बढ़ता। और भारत पर शासन, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि गोरी को यहाँ पर छोड़ा जाता है। ये बहुत बड़ी गलती थी किसके द्वारा, तो भीम सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा, भीम सेकंड के द्वारा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सेकंड बात यह है कि इसके बाद 1191, 1191 ईस्वी की यदि बात की जाए तो 1151 में तराइन प्रथम का युद्ध, तराइन प्रथम का युद्ध। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तराइन प्रथम युद्ध कब हुआ, तो तराइन प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और 1191 में युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो यहाँ पर जो थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान व गोरी के मध्य। तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य में जो युद्ध होता है उस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो तराइन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विजित कौन होता है, तो विजित होते हैं पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में किसकी विजय होती है, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, पृथ्वीराज की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और इस युद्ध में हारना किसको पड़ता है, तो मोहम्मद गोरी को यहाँ पर हारना पड़ता है। ये जो युद्ध लड़ा गया कब लड़ा गया, 1191 ईस्वी में लड़ा गया मोहम्मद गोरी और किसके मध्य, तो ये लड़ा गया युद्ध पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को एक और नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से। और इनके पिता का क्या नाम था, तो सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था, तो सोमेश्वर चौहान था। ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोमेश्वर चौहान किसके पिता का नाम है, तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। आप जानते हो, इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो आप जानते हो कन्नौज की बात जरूर होगी। यहाँ पर शासन किसका होता है, तो यहाँ पर शासन जो चल रहा होता है वो आपके जयचंद का शासन चल रहा होता है। सोमेश्वर चौहान और जयचंद के मध्य काफी अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन आप जानते हो जयचंद के जो छोटे भाई वो सोमेश्वर चौहान के मध्य में टकरार उत्पन्न करते हैं।
और इस बीच क्या होता है, आपके पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज आना, मतलब दोस्ती की वजह से कन्नौज आना जाना रहा, जिसकी वजह से जो जयचंद की पुत्री होती है संयोगिता, अब संयोगिता से इनका प्रेम संबंध हो जाता है। किसका? तो पृथ्वीराज चौहान का। बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि जो जयचंद है वो अपनी पुत्री का क्या करते हैं, बहुत सारे राजकुमारों को अपने राज्य में बुलाते हैं और इस बार ये कहते हैं संयोगिता से कि इसमें से कोई भी आप उपयोग जो भी अच्छा वर हो उसको चुन लीजिए। लेकिन बताया जाता है वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को इस विवाह समारोह में नहीं बुलाया गया था। तो बताया जाता है कि संयोगिता ने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राजकुमार को क्या नहीं डाला था, वर नहीं डाला था, और वहां पर जो एक मूर्ति बनी थी आपके पृथ्वीराज चौहान की, और उसमें वरमाला डाल देती। तो जयचंद से इस बात से काफी नाराजगी होती है अपनी बेटी से, और वो अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान को बुरा समझने लगता है। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की यदि बात करें तो पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है कि संयोगिता ने उस विवाह समारोह में मेरे मूर्ति के ऊपर वरमाला डाली है, इसलिए पूरी सेना लेकर कन्नौज की ओर रवाना होता है। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। अब एक अब सबसे प्रमुख बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान एक संदेश भेजते हैं जयचंद के पास कि किसी भी तरह से अपनी बेटी का या तो विवाह करिए या हमारे साथ युद्ध करिए। जयचंद इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, और पृथ्वीराज चौहान कन्नौज में घुसकर उनकी बेटी को उठा ले जाते हैं दिल्ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस समय एक बहुत बड़ा विरोधी तैयार हो जाता है जयचंद। अब ये निमंत्रण देता है किसको? तो मोहम्मद गोरी को ये निमंत्रण देता है, अब अपने दामाद यानी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध करवाएगा 1192 का। तो दोस्तों याद रखिए, मोहम्मद गोरी चूंकि हार चुका होता है पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन जयचंद के कहने पर यह फिर लड़ने के लिए भारत आता है। तो ये लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? याद रखना 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध को कहा जाता है तराइन सेकंड का युद्ध। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तराइन सेकंड का युद्ध, सेकंड या द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन द्वितीय का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। और ये किसके मध्य लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान व गोरी के मध्य। इस युद्ध में देखिए धोखे से गोरी विजित होता है। आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना होती दिल्ली में, लेकिन किसी भी तरीके से ना जीत पाने की वजह से गौरी काफी हताश और निराश होता है। लेकिन रात के अंधेरे में ये अचानक हमला बोलता है और तराइन सेकंड के युद्ध में इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बना लेता है, और बताया जाता है ये कहाँ ले जाता है? अपने गजनी। तो 1192 की लड़ाई तराइन सेकंड का युद्ध कहा जाता है, जो पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुई थी। इस युद्ध में विजित कौन हुआ दोस्तों? तो विजित होता है मोहम्मद गोरी, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है कहाँ? तो अपने गजनी। बताया जाता है चंद्रवरदाई की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की यदि बात की जाए ये बुक किसने लिखी? तो ये लिखी थी चंद्रवरदाई ने। किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई की इस बुक से पता चलता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के बहुत करीबी दोस्त, मतलब कह सकते हैं कि एक दोस्त थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रवरदाई। और इनकी प्रशंसा में लिखा गया क्या? पृथ्वीराज रासो। इस बुक से पता चलता है कि पृथ्वीराज को बचाने के लिए चंद्रवरदाई कहाँ गए थे? तो गजनी गए थे, और उन्होंने गौरी से कहा कि आप, मैं चंद्रवरदाई इनका राजकवि हूं, और आप अभी भी हमारे पृथ्वीराज चौहान की विद्या से पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं है। मेरे जो शासक, जो सम्राट हैं, वो एक बहुत कह सकते हैं किस प्रकार की विद्या, उन्होंने बताया कि ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, और उन शब्द भेदी बाणों की वजह से, मतलब ये किसी भी को शब्द भेदी बाणों के द्वारा मार सकते हैं। और उनके बताया जाता है कि गौरी ने बाकायदा उनको बुलाया राज्य में, और एक एक मतलब कह सकते हैं एक मतलब उस पर निशाना साधने को कहा एक चीज पर। लेकिन चंद्रवरदाई अपनी चतुराई से अपने कथनों के माध्यम से निशाना किस पे सधवा देते हैं? तो ये जो निशाना साधते हैं किस पे? तो ये साधा जाता है, कहा जाता है किसके विरुद्ध? तो ये गौरी के विरुद्ध। और चूंकि आपके पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें होती नहीं है, और अंधे होने के बावजूद भी वो गौरी को बाण से मार देते हैं, तो ये माना जाता है कि इस तरह से गौरी की हत्या होती है। लेकिन इस पर डाउट, बहुत सारे इतिहासकार इस पर डाउट प्रकट करते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? तो 1206 में मानी जाती है मृत्यु। किसकी? तो किसकी मृत्यु मानी जाती है? तो आपको पता है, गौरी की। देखिए सबसे खास और इंपॉर्टेंट एक और युद्ध आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम के लिए, वो कौन सा है आपका? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया आपका 1194 में।
1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ये कहाँ होता है? तो इटावा क्षेत्र पर, इटावा क्षेत्र में। और आप जानते हो ये किसके मध्य होता है? तो इसमें जयचंद व गौरी के मध्य, जयचंद व गौरी के मध्य। देखिए ये वो गौरी है जिसने पृथ्वीराज को मारा। साथ ही साथ अब जयचंद भी मारा जाएगा, क्योंकि जयचंद ने अपने जिसे दोस्त समझा था आज वो फिर किसका अंत करेगा? जयचंद का भी अंत होगा गौरी के द्वारा। तो 1194 की लड़ाई में जयचंद की यहाँ पर क्या होती है? पराजय होती है। और बताया जाता है जयचंद को मार देता है कौन? तो गौरी इस तरह से जयचंद को भी मार देता है। तो 1194 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? याद रखना है, चंद्रावर का युद्ध या चंदावर का युद्ध। और ये कहाँ हुआ था? तो इटावा क्षेत्र में हुआ था। और इस युद्ध के क्या परिणाम रहे? इसमें गौरी विजित होता है। कौन विजित होता है? तो गौरी विजित होता है इस युद्ध में। ये बात याद रखनी है। इसी युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध होता है, यह एक निर्णायक युद्ध था। ये जो आपका चंद्रावर का युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद जो तुर्क सत्ता हमारे मुस्लिमों की है भारत पर काबिज हो जाती है। तो इस तरह से आप जानते हो कि चंद्रावर युद्ध के बाद एक सिक्का जारी करता है कौन? गौरी एक सिक्का जारी करता है। गौरी एक सिक्का जारी करता है, जिसमें एक और, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें एक और देवी लक्ष्मी की मूर्ति, जिसमें एक और देवी लक्ष्मी की आकृति, जिसमें एक और क्या बना है? देवी लक्ष्मी की आकृति। वह दूसरी ओर क्या लिखा है? दूसरी ओर, दूसरी ओर अरबी भाषा में, अरबी भाषा में कलमा खुदा है। अरबी भाषा में कलमा खुदा है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो चंद्रावर के युद्ध के बाद एक सिक्का जारी करता है कौन? तो गौरी एक सिक्का जारी करता है, जिसमें एक और क्या होता है? देवी लक्ष्मी की मूर्ति, सॉरी देवी लक्ष्मी की आकृति हुआ। एक और अरबी भाषा में क्या लिखा है? कलमा लिखा है, याद रखना है इसको। और उसी में क्या लिखा है? उसी पर, उसी में देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, लिपि में गौरी के बड़े भाई मोहम्मद बिन शाम का नाम लिखा है। मोहम्मद बिन शाम का नाम लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। एसएससी, सीजीएल और कई सारी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मोहम्मद गौरी किस युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी की आकृति व एक और अरबी भाषा में कलमा लिखा है और उसी पर मोहम्मद बिन शाम अंकित है? ये सिक्का जारी करता है कौन? तो मोहम्मद गौरी। और ये प्रश्न कई सारी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सिक्का किसने जारी किया था? तो आपको याद रखना है, इस तरह का सिक्का जारी किया था मोहम्मद गौरी ने। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना पहली बार, पहली बार किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, पहली बार गौरी ने की थी। भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है, या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गौरी को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी अगर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, इसका एक सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को नष्ट करने वाला या उसको विजित करने वाला कह सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने भारत के दो प्राचीन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। वो विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय, आपको याद होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय को इसने पूर्ण रूपेण क्या किया था? जला दिया था। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन व्यक्ति है? तो
बख्तियार खिलजी का नाम इसमें आता है। तो दो इसने विश्वविद्यालय भारत के बहुत ही बौद्ध धर्म के माने हुए जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय व तक्षशिला विश्वविद्यालय को इसने क्या किया था, नष्ट किया था। याद रखना है दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था, तो याद रखना कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने। और कुमार गुप्त के इस बने हुए विश्वविद्यालय को भारत का नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि विश्व के बहुत सारे देशों से लोग पढ़ने आते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत के इतिहास में एक बहुत प्रमुख स्थान रखता है। इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। बताया जाता है कि यहाँ पर इतनी सारी ज्ञान की बुक रखी थी या आयुर्वेद की हर तरह की बुक्स थी, और महीनों आग यानी 1.5-2 महीने तक यहाँ पर क्या जली थी, पुस्तकें जली थी। तो भारत का जो ज्ञान था इन विश्वविद्यालयों की दीवारों के अंदर था, उसको नष्ट करने का काम किसने किया था, तो आपके बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बताया ये बख्तियार खिलजी कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी का क्या था, तो गुलाम था। क्या था? गुलाम था। अब आपसे एग्जाम में कई सारे प्रश्न बनते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय की आप बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं चाणक्य का नाम आता है। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया था किसने, तो आपको याद रखना है चाणक्य या कौटिल्य ने। और आप जानते हो भारत में सिकंदर के आक्रमण को कौन भूलेगा, जिसने झेलम नदी या वितस्ता के किनारे युद्ध लड़ा था, जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों। मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये जान लेना। मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख गुलाम थे, मोहम्मद गोरी, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी के कौन कौन से प्रमुख क्या थे, यहाँ पर गुलाम कौन कौन से थे, याद रखना है आपको। अगर बात करें मोहम्मद गोरी की तो सबसे प्रमुख नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन नहीं जानता, इसे चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा, आपको याद होगा 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था आपके किसने, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट और क्या काम किया था, आपको याद रखना है, इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का शिलान्यास, का शिलान्यास। और इसने एक मस्जिद भारत में बनवाई थी, वो कौन थी, वो आपको याद रखना है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम, उल इस्लाम। तो 3 महत्वपूर्ण काम आपको याद रखने हैं किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुब मीनार का शिलान्यास करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि 2.5 दिनों में बना था, ये सरस्वती विद्यालयों को तोड़कर बनाया गया था। तो कुब्बत उल इस्लाम, ये पृथ्वीराज चौहान के महल को तोड़कर बनवाया गया था या किले को तोड़कर बनवाया गया था, कौन सा, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम। इसके बाद आप जानते हो एक और इसका गुलाम था एलदौज। एलदौज किसका गुलाम था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गोरी का गुलाम था एलदौज। और एक गुलाम की बात करें, कुबाचा खां, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कुबाचा खां किसका गुलाम था, तो याद रखना है दोस्तों, ये आपका गुलाम था मोहम्मद गोरी का, कुबाचा खां। कुबाचा खां किसका गुलाम था, तो ये भी था मोहम्मद गोरी का। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है, बख्तियार खिलजी का नाम। बख्तियार खिलजी को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं बख्तियार खिलजी। तो ये 4 प्रमुख गुलाम थे किसके, तो आपको याद रखना है ये 4 प्रमुख गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। बताया जाता है ऐसे तो हजारों गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, लेकिन इन 4 प्रमुख गुलामों ने सत्ता भी आगे किसकी संभाली थी, तो संभाली थी आपकी गौरी की। कुतुबुद्दीन ऐबक जानते हो, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और साथ ही साथ गुलाम वंश की शुरुआत की किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बख्तियार खिलजी क्या था, इनका सेनापति था। एलदौज ये भी मुख्य था। कुबाचा खां भी सेनापति था। तो ये इसके 4 प्रमुख गुलाम थे, कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज, कुबाचा खां, बख्तियार खिलजी। इनसे भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने समझा
कि मोहम्मद गोरी के कौन कौन से प्रमुख गुलाम हुए। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात, इसने एक और सिक्का जारी किया था, 56 ग्रेन दिल्ली कला सिक्का। दिल्ली कला सिक्का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था आपके किसने? तो याद रखना है, ये मोहम्मद गोरी ने सिक्का जारी किया था। किस कहा? दिल्ली की जनता के लिए 56 ग्रेन दिल्ली वाला सिक्का किसने जारी किया था? तो ये किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। यदि बात करें मोहम्मद गोरी की, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गोरी का एक और प्रमुख काम क्या था। गोरी की भारत में अंतिम विजय किसके विरुद्ध हुई? गोरी की भारत में अंतिम विजय गोरी की भारत में अंतिम विजय खोखरों के मध्य हुई। किसके मध्य? खोखरों। ये एक जनजात थी, खोखरों के मध्य किसकी अंतिम विजय हुई? तो याद रखना दोस्तों, गोरी की अंतिम विजय मानी जाती है खोखरों के विरुद्ध, और ये हुई थी 1205 में। कब हुई थी? तो 1205 ईस्वी में अंतिम विजय मानी जाती है किसकी? तो ये मानी जाती है आपके मोहम्मद गोरी की। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला युद्ध गोरी का किससे होता है भारत में, या पहला आक्रमण गोरी ने कब किया था? तो आपको पता है, ये किया था 1175 में, और मुल्तान के शासक करमार्थियों के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता है कि दूसरा युद्ध कह सकते हैं जो हुआ था मोस्टली भीम सेकंड, गुजरात गुजरात में भीम सेकंड के विरुद्ध हुआ था, जहां पर गोरी की एक बहुत बड़ी पराजय हुई थी। और इस तरह से हम लोगों ने बात की थी। आइए बात कर लेते हैं गोरी की हत्या कहां पर होती है। तो 15 मार्च 1206 को, 15 मार्च 1206 को गोरी को सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, एग्जाम में पूछा जाता है इनकी हत्या किस नदी के किनारे हुई थी गोरी की? तो सिंधु नदी के किनारे हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे एक स्थान है जिसको बोलते हैं दमियक। दमियक नामक स्थान पर इसकी हत्या हुई थी नमाज पढ़ते हुए। गोरी की हत्या नमाज पढ़ते हुए कहां पर हुई थी? तो दमियक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए हुई थी, और किसी अनजान व्यक्ति ने इसको छुरा भोंक कर हत्या कर दी। इस तरह से गोरी का 15 मार्च 1206 को क्या होता है? अंत होता है। तो हम लोगों ने गौर वंश या संसवानी वंश को समझा। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आइए एक बार प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, हम लोगों ने समझा था गौर वंश, या इसी को कहा जाता है क्या? संसवानी वंश। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है गौर वंश या संसवानी वंश। और इसकी स्थापना या इसे संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। इसका पूरा नाम क्या है? गौर वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके मोहम्मद बिन साम ने। और 1163 में गजनी का शासक बना कौन? तो मोहम्मद बिन साम। 1163 को गजनी का शासक कौन बनता है? तो मोहम्मद बिन साम, जो किसका बड़ा भाई है? तो यहाँ पर मोहम्मद बिन गौरी का बड़ा भाई कौन है? तो मोहम्मद बिन साम। इन दोनों भाइयों में बहुत आपस में प्रेम होता है, लेकिन 1100, यदि बात की जाए 1173 में गौरी को गजनी की सत्ता देता है कौन? तो उसका बड़ा भाई मोहम्मद बिन साम गजनी की सत्ता देता है। साथ ही मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो आपको याद रखना है दोस्तों, 1175 में मुल्तान करमार्थी शासक के विरुद्ध हुआ था, जिसमें इसको सफलता मिली, यानी विजित हुआ। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अगला युद्ध हुआ इसका, वो कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये युद्ध हमारा हुआ था गुजरात के भीम सेकंड के विरुद्ध। किसके किसके विरुद्ध हुआ था? तो यहाँ पर गुजरात के शासक कौन थे? आपके गुजरात के शासक थे यहाँ पर, आपको याद रखना है 1178 में गुजरात के विरुद्ध युद्ध होता है भीम सेकंड के मध्य। और यहाँ पर भीम सेकंड युद्ध में क्या करता है? युद्ध में जीत लेता है किसको? गौरी को, और बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी माँ के कहने पर इसको छोड़ देता है। कौन? तो आप भीम सेकंड छोड़ देता है। लेकिन 1191 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तराइन फर्स्ट का युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। और ये युद्ध किसने लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था। इसमें विजित कौन हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान इसमें तराइन प्रथम के युद्ध में विजित होते हैं। जबकि 1192 में सेकेंड निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें तुर्क सत्ता स्टेब्लिश हो जाती है। और ये जो युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था, तराइन सेकेंड का युद्ध। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम भी लड़ता है,
और आपका बख्तियार खिलजी भी इस युद्ध में सेनापति के रूप में लड़ता है 1192 में। तराइन सेकंड के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें गोरी लगभग हारने वाला होता है और फिर रात के समय ये अचानक हमला बोलता है पृथ्वीराज चौहान पर, जिसमें तराइन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार होती है और ये बंदी बना लेता है कौन, तो गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है। अंधा करने के बाद बताया जाता है मार दिया जाता है, लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का अंत करता है गजनी में अपने बाण के द्वारा। ये जानकारी पृथ्वीराज रासो से हमें मिलती है, जिसमें उसका मित्र पृथ्वीराज चौहान का कौन होता है, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रवरदाई ने। इसके बाद आप जानते हो जयचंद, जिसने अपने दामाद के खिलाफ षड्यंत्र रचा था और खुद उस षड्यंत्र का शिकार होता है कौन, जयचंद। और 1194 में एक युद्ध होता है गौरी से, जो कहलाता है चंद्रावर का युद्ध। याद रखना चंद्रावर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 1194 में। ये निर्णायक युद्ध था और मुस्लिम सत्ता यहाँ पर गौरी के द्वारा स्टेब्लिश होती है भारत में चंद्रावर युद्ध के बाद। और देवी लक्ष्मी, एक प्रश्न बनता है, देवी लक्ष्मी की आकृति, ये एक सिक्का जारी करता है जिसमें देवी लक्ष्मी की आकृति व दूसरी ओर क्या खुदा है, कलमा अरबी भाषा में खुदा है। और उसी सिक्के पर एक नाम लिखा है जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन साम। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ये सिक्का कौन जारी करता है, तो मोहम्मद गोरी। किस युद्ध के बाद जारी करता है, तो चंद्रावर युद्ध के बाद। आइए नेक्स्ट बात करते हैं गोरी की भारत में अंतिम विजय की बात की जाए तो खोखरों के विरुद्ध अंतिम विजय हुई थी। लेकिन इससे पहले कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना पहली बार कौन करता है, तो गोरी करता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए याद रखना है। बख्तियार खिलजी भारत के दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को नष्ट करता है, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये पता है गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप में नष्ट करने वाला कौन होता है, तो बख्तियार खिलजी। क्यों करता है, इसके पीछे काफी बड़ा साक्ष्य है। बख्तियार खिलजी को एक बार आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं उनको एक बड़ी बीमारी से बचा लेते हैं। इस बात से बख्तियार खिलजी खिन्न हो जाता है कि आखिर आयुर्वेद में दवाइयों में इतना दम कैसे है। तो उसने ये सोचा कि भारत के ज्ञान पर अब क्या किया जाए, प्रतिघात किया जाए। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी भारत के ज्ञान को नष्ट करने के लिए सबसे पहला निशाना बनाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बौद्ध धर्म के केंद्र थे और ज्ञान के भी केंद्र ये थे हमारे। तो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, आपको याद रखना है। ये हमारा जो गुलाम था मुख्य रूप से किसका था, तो कुतुबुद्दीन सॉरी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके महत्वपूर्ण गुलामों पर चर्चा कर लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी के जो मुख्य गुलाम हुए भारत में दोस्तों याद रखना, उसमें बहुत प्रमुख 4 गुलामों के नाम आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज का नाम आता है, कुबाचा खां का नाम आता है, बख्तियार खिलजी का नाम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश, तो आपका कुतुबी वंश की शुरुआत किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनकी बहुत सारी हमने बातें की। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली में एक सिक्का जारी करता है जिसको बोलते हैं 56 ग्रेन दिल्ली कला नामक सिक्का, ये जारी किया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। याद रखना है आपको, ये भी प्रश्न हम लोगों ने समझा था। और हम लोग इस तरह से लास्ट प्रश्न की बात करें तो गौरी की हत्या कब हुई, तो 15 मार्च 1206 में। और ये सिंध नदी के किनारे ये जब नमाज पढ़ रहा था तो दमियक नामक स्थान पर किसने मारा था, मोहम्मद गोरी की अनजान व्यक्ति ने हत्या कर दी। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी की यहाँ पर क्या होती है, हत्या। इस तरह गौर वंश के बाद हमारे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट डे इसको फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।